बात करीब 1996 की है। कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन दिनों मैं जॉब ढूंढ रहा था। मेरा एक फ्रेंड था अजय, जिसे हम सभी दोस्तों से पहले एक अच्छी जॉब मिल गई थी। उसने अपनी फर्स्ट सैलरी से एक सेकंड हैंड बुलेट बाइक खरीदी थी। वो शिरडी के साईं बाबा का भक्त था और उसने अपनी इस फर्स्ट बाइक से मुंबई से शिरडी की एक ट्रिप प्लान करी थी। क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए उसने मुझे भी साथ में चलने के लिए कहा। मैंने तुरंत ट्रिप के लिए हाँ कर दी, क्योंकि मुझे ट्रैवल किए हुए काफ़ी टाइम हो गया था और घर पे बैठा मैं वैसे भी बोर ही हो रहा था। और फिर मैंने वैसे भी इससे पहले कभी बाइक पे इतनी लंबी ट्रिप नहीं करी थी, खास करके रात को तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं भी इस ट्रिप को लेकर काफ़ी एक्साइटेड था और मैंने तुरंत उसे हाँ कर दी। अजय एक एक्सपीरियंस ड्राइवर था। उसने 15 साल की उम्र में ही ड्राइविंग सीख ली थी और उसे उस रूट की अच्छी नॉलेज भी थी जिस रूट के थ्रू हम शिरडी जाने वाले थे। उन दिनों मुंबई से नासिक का रूट कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं था, खास करके रात में ट्रैवल करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि वो नेशनल हाईवे था, लेकिन फिर भी रूट ज़्यादा चौड़ा नहीं था और उस रास्ते पे स्ट्रीट लाइट्स तो बहुत ही कम हुआ करती थी, खास करके कसारा घाट सेक्शन पर। पहाड़ों की दूसरे साइड जाने के लिए एक टेढ़ी मेढ़ी चढ़ाई थी। ये रूट उन दिनों का मोस्ट एक्सीडेंट प्रोन रूट था। एग्जैक्ट डेट और टाइम तो मुझे याद नहीं, पर उस दिन वीकेंड रहा होगा। हमने शाम को जल्दी ट्रिप के लिए निकलने की सोची थी, ताकि हम शिरडी मैक्सिमम रात के 1-2 बजे तक पहुंच जाएं, ताकि सुबह जो मंदिर में मॉर्निंग प्रेयर होनी थी वो हम अटेंड कर सकें। मुंबई से शिरडी का फासला करीब 250 किलोमीटर था और हमें लगा कि हमारी बुलेट राइड हमें 7 घंटे में वहाँ पहुँचा देगी। तो हम दोनों शाम को 5 बजे रेडी होकर अजय की बाइक पर निकल पड़े। रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ था। जितना मैंने सोचा था उससे भी कई ज़्यादा ख़राब। जगह जगह पत्थर और गड्ढे भरे हुए थे। बाइक की हेडलाइट मुश्किल से आगे 10 फीट तक जा रही थी। एक बार तो हमारा एक्सीडेंट होते होते भी बचा। एक बहुत ही स्लो मूविंग ट्रक के पीछे राइड करते करते हमने धीरे धीरे कसारा घाट सेक्शन कंप्लीट क्रॉस कर ही लिया और रात के करीब 12:30 बजे हम नासिक पहुंच ही गए। मेरी पीठ अब तक पूरी तरह सूज चुकी थी। नासिक पहुंचने में हमें 7 घंटे लग गए थे और अभी हमने शिरडी पहुंचने के लिए 100 किलोमीटर और कवर करना था। क्योंकि हम काफ़ी थक चुके थे, इसलिए हमने एक रोड साइड वेंडर पर रुककर थोड़ा चाय बिस्किट लेने की सोची। वहाँ थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद जब हमें थोड़ी जान आई, तो फिर हम बाइक स्टार्ट करके आगे शिरडी के लिए निकल पड़े। अजय को सारी रोड्स अच्छे से मालूम थी। मुझे तो उन रूट्स के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, पर मुझे अपने फ्रेंड अजय पे पूरा भरोसा था। शिरडी जाने के लिए हमें हाईवे 45 से एक शार्प लेफ़्ट टर्न लेना था। नासिक की रोड्स उन दिनों सरप्राइजिंगली काफ़ी स्मूथ और बेटर कंडीशन में थी। हम तेज़ स्पीड से उस सुनसान हाईवे पे ड्राइव कर रहे थे, जिसपे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। अजय पागलों की तरह उस खाली रोड पे ड्राइव कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो रास्ता कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तभी अचानक से अजय ने रोड के साइड पे बाइक रोक दी। मैंने हैरान होकर आसपास देखा कि अचानक से हम क्यों रुक गए। ऐसा लग रहा था कि हाईवे पे कोई विलेज जंक्शन था। दूर दूर तक कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अजय से पूछा कि क्या हुआ, हम रुक क्यों गए, तो वो चुपचाप बैठा रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ तो उसके मन में चल रहा था। वो बहुत ही कंफ्यूज दिख रहा था और फिर वो अचानक से बोला कि मुझे लगता है हमने अपना टर्न मिस कर दिया है और अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कहाँ हैं। ये सुनकर मैंने कहा कि भाई अब क्या करें, वापस मुड़े या फिर कुछ और। हम डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी हमारे पीछे से एक पुलिस वैन हमारे पास आकर रुक गई। एक आदमी ने वैन की विंडो से अपना सर बाहर निकाला और हमें बुलाया। उसका फेस मफलर से ढका हुआ था और उसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। अंधेरे की वजह से वैसे ही कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा था। उसने गांव की लोकल भाषा में बोला, क्या हुआ, तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्यों रुके हो। उसकी लोकल डायलेक्ट मुझे आती थी और मैंने उसे बताया कि हम शिरडी जाने के लिए निकले थे और हमने बीच में अपना लेफ्ट टर्न मिस कर दिया और अब हम खो गए हैं। वो पहले तो कुछ सेकंड तक हमें घूरता रहा और फिर कहा, भाऊ ये संगमनेर गांव है, तुम लोग शिरडी के टर्न से तो बहुत आगे आ गए हो। उसकी बात सुनकर मैं और अजय दोनों हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। मैंने सोचा कि अजय तो अच्छे से रूट जानता था
उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। हमने उस पुलिस ऑफिसर से पूछा कि क्या हमें फिर वापस मुड़ जाना चाहिए, तो उसने मना किया। वो बोला वापस मत जाओ, लंबा रास्ता पड़ेगा। फिर उसने आगे टर्न की तरफ पॉइंट किया और कहा कि वहाँ से लेफ्ट हो जाना, वो रूट हमें जल्दी शिरडी तक पहुँचा देगा। ये सुनकर हम खुश हुए और हमने उस पुलिस ऑफिसर को थैंक्स कहा और फिर वापस बाइक स्टार्ट करके उस पुलिस ऑफिसर के बताए न्यू रूट पर चल पड़े। रात के 2 बज रहे होंगे। हम उस रास्ते पे तेजी से ड्राइव कर रहे थे। रोड के दोनों साइड पे कोई भी गांव या बस्ती वगैरह नहीं थी, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। बस एक एंडलेस फॉरेस्ट रोड थी। ऐसा लग रहा था कि ये रोड कभी ख़त्म नहीं होगी, पर हम दोनों फिर भी ड्राइव करते गए। फाइनली हम किसी तरह सुबह 7 बजे शिरडी पहुंच ही गए। सुबह की मॉर्निंग प्रेयर्स मिस हो चुकी थी। हम सीधा होटल रूम गए और बेड पर थक हार कर कूद गए और दोपहर तक सोते रहे। 7 घंटे की शिरडी की राइड को पूरा करने में हमें 13 घंटे लग गए थे। ट्रिप के बाकी दिनों में तो कुछ खास नहीं हुआ और फिर हम थोड़ा घूम फिर कर वापस लौट गए। इस ट्रिप के 4 दिन बाद जब मैं अपने ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठा चिल कर रहा था, मेरी आंखें बंद थी पर मैं जागा हुआ था और मैं कुछ सोच रहा था। तभी अचानक मेरा दम घुटने लगा। मैं अपनी आंख भी नहीं खोल पा रहा था। कोई बहुत ही ताकतवर चीज़ मुझे ज़ोर से नीचे होल्ड करके रखी हुई थी। क्योंकि मेरी आंखें बंद थी, मुझे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। पर फिर अचानक से मुझे ये 2 आदमी अपने सामने दिखाई दिए, जो कि मुझे नीचे पकड़ के रखे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा मन ही ये सब सोच रहा है। वो दोनों आदमी पुलिस यूनिफॉर्म में थे। उन दोनों की बड़ी मूंछें थी और सांवला सा रंग था। उनमें से एक ऑफिसर तो बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा कि मुझे और अजय को उस रात को उस रास्ते पे मिला था। वो दोनों पागलों की तरह हंस रहे थे और मुझे सोफे पर जोर से नीचे पकड़ के रखा हुआ था। और फिर उनमें से एक नीचे झुका और मेरे कान में आकर बोला कि उस रात तुम दोनों को रास्ते से भटकाकर बहुत मज़ा आया। और फिर वो दोनों फिर से पागलों की तरह हंसने लगे। इस बीच मैं पूरी जान लगाकर उनकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त मैं इतना डरा हुआ था कि मैं अपने इष्ट देव और अपने गुरु का नाम लेने लगा और पूरी ताकत से उनकी पकड़ से खुद को छुटाने लगा। ऐसा लग रहा था कि मैं उनकी पकड़ से कभी नहीं निकल पाऊंगा। तभी अचानक उनकी पकड़ छूट गई। मैं अभी भी शॉक में था। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और आसपास देखा। अब वहाँ कोई भी नहीं था। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था उससे मैं अभी भी पूरी तरह डरा हुआ था। मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। मेरे मन में तेजी से एक के बाद एक ख्याल आने लगे कि ये सब अभी क्या हुआ, ये मैंने अभी क्या देखा। मैं पूरी तरह थक चुका था। सारी एनर्जी खत्म हो गई थी। मेरा दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। मैं मन ही मन सोचने लगा कि अब क्या करूं। ये सब सच था कि सिर्फ मेरा भ्रम, जानने का कोई उपाय नहीं था। लेकिन ये सब एकदम रियल लग रहा था। तभी मुझे एक आदमी की याद आई जिससे मैंने काफ़ी साल पहले ही ऐसे एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस में मदद मांगी थी। मैंने उसे तुरंत फ़ोन लगाया और पूछा कि क्या मैं उसके यहाँ आ सकता हूँ, कुछ सीरियस हुआ है। तो उसने हाँ कर दी। मैं तुरंत उसके घर की तरफ चल पड़ा और करीब 1 घंटे की राइड के बाद मैं उसके घर पहुंचकर उसके मेन डोर पर खड़ा था। जब मैंने उसकी डोरबेल बजाई तो एक छोटी सी लड़की ने आकर दरवाज़ा खोला। फिर उसने मुझे अंदर वेलकम किया और फिर मुझे ड्राइंग रूम में एक सीट पर बिठाकर वो वापस अंदर भाग गई। मुझे अंदर से फैमिली के मेंबर्स की आवाज़ आ रही थी। वो कोई टीवी सीरियल देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वो आदमी जिससे मैं मिलने आया था वो अंदर से बाहर निकला और फिर मुझे नमस्ते कहने के बाद वो मेरे सामने सोफे पर बैठ गया। उसकी उम्र करीब 70 के आसपास होगी। वो छोटी हाइट का था और दुबला पतला था। उसने एक सिंपल सी वाइट शर्ट पहनी हुई थी और लूज सा पजामा पहना हुआ था और उसके सर पर एक नेहरू कैप भी थी। वो ज़्यादा बोलता तो नहीं था, लेकिन जब मैं उससे आखिरी बार मिला था तब मैंने उसकी आध्यात्मिक शक्ति देखी थी। उसने बहुत ही प्यार से पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ, तो मैंने उसे अपने साथ जो कुछ भी हुआ था वो सारा किस्सा उसे सुना दिया। ये सुनने के बाद उसने धीमी सी आवाज़ में अच्छा बोला और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर 2-3 मिनट के लिए वो बिना कुछ बोले वैसे ही रहा। फिर थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और फिर मुस्कुराकर एक शब्द कहा, चकवा। ये सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। फिर उसने कहा कि कोई बात नहीं, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। और फिर उसने मेरे पैर पर हल्का सा थपथपाया
और फिर वो अंदर कुछ लेने चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वो अंदर से एक ताज़ा नींबू और कुछ अगरबत्तियाँ लेकर लौटा। फिर सामने दीवार पर जो उसने पूजा स्थल बना रखा था, जिस पे काफ़ी सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी, उस पर थोड़ी देर पूजा करने के बाद उसने उस नींबू पे चारों तरफ से सिंदूर लगाया और फिर उसने वो सारी अगरबत्तियाँ जला दी। फिर वो कुछ मंत्र पढ़ने लगा जो मेरी समझ से बाहर थे। इस पूरे मंत्रोच्चारण के दौरान वो उस नींबू के नीचे से उन जलती हुई अगरबत्तियों को गोल गोल घुमाता रहा। ये सब कुछ देर तक चलता रहा। फिर थोड़ी देर बाद वो रुक गया और फिर उसने बोला कि हो गया, अब तुम घर जा सकते हो, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर उसे अलविदा कहकर मैं उसके घर से निकल पड़ा। उसके घर से निकलते ही मुझे वापस नॉर्मल फील होने लगा। मेरी सारी ताकत जो जा चुकी थी अब वो वापस आ गई थी और मुझे काफ़ी हल्का महसूस हो रहा था। मैंने चैन की सांस ली और फिर मैं वापस घर लौट आया। थोड़े दिनों बाद जब मैंने उससे फिर से फ़ोन पे बात करी तो मैंने उससे इस चकवा वर्ड के बारे में पूछा जो उसने मुझे बताया था। तो उसने बताया कि चकवा एक तरह की प्रेत आत्माएं होती हैं जो कि सुनसान रास्तों पर भटकती हैं और जाने वाले राहगीरों को अलग अलग तरीक़ों से बेवकूफ़ बनाकर या धोखा देकर या हिप्नोटाइज करके उन्हें उनके रास्ते से भटका देती हैं। उन्हें ये सब करके लोगों को तकलीफ़ देकर बहुत मज़ा आता है। हालांकि ये आत्माएं उतनी खतरनाक नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये अपने शिकार को मार भी देती हैं। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने भगवान का शुक्रिया किया कि हम बच गए, नहीं तो पता नहीं उस रात क्या हो जाता।